नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और संसद सत्र, जो शीतकालीन संसद सत्र था, उसका समापन हो गया। ये सत्र अगर देखें तो पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो कामकाज हुआ है, ठीक ठाक कामकाज हुआ है। हालांकि जी राम जी विधेयक को लेकर ज़बरदस्त बवाल हुआ, लेकिन सरकार की कोशिश थी इसे पास कराने की और रात में 2 बजे 1:30 बजे के आसपास भी इसे बिल को पास कराया गया। जी राम जी बिल विधेयक से ही शुरुआत करते हैं सर। ये वाकई आज के समय की ज़रूरत थी या कांग्रेस की दी गई योजना से पीछा छुड़ाना था? सिंपल सवाल है सर। जी नहीं, देखिए इसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि एक तो अगर हम देखें मनरेगा में आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों की शिकायत होती है कि भाई वो फंड्स केंद्र से नहीं आ पा रहे हैं या तमाम तरह की जो दुश्वारियां हैं, तो उसमें कुछ जो तकनीकी खामियां थी उसको ठीक करके वही जो पुरानी योजना है उसको नए रंग रूप में पेश किया गया है। क्योंकि जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था कि नई बोतल में हाँ कुछ जी, वैसा ही है। हाँ जी, पुरानी शराब, नई बोतल में पुरानी शराब। अच्छा। तो इसमें क्या है कि जैसे अब इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, अगर हम मनरेगा की बात करते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भाई जो 125 दिनों का जो रोजगार की गारंटी ग्रामीण स्तर पे लोगों को सुनिश्चित की जाएगी। 100 दिन की थी। 100 दिन की, हाँ जी, मनरेगा तो मनरेगा में अब ये जो जी राम जी है इसमें भी यही है। हाँ, तो 125 दिन इसमें है। जी, तो इसमें आप देखिए कि कार्य दिवस जो हैं वो बढ़ गए हैं 25 दिन। और जो मनरेगा का जो अभी जो आवंटन था केंद्र का और राज्यों का, उसका फॉर्मूला उन्होंने दोबारा से उसको रिवाइज किया है। तो उसमें राज्यों पे थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। और ये ठीक है कि आप देखिए कि जो राज्यों पे बोझ बढ़ा है, लेकिन इस योजना से लोगों को फ़ायदा होगा और हर राज्य सरकार की चाहे केंद्र सरकार की प्राथमिक जो उसका जो कार्य होता है वो यही होता है कि जनता का भला हो। हर महीने में जनता को रोजगार मिलेगा तो वो अपना भला वो खुद ही कर पाएंगे। तो रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारें दे पाएंगी, 125 दिन दे पाएंगी, उनका जो फंड्स है वो सही जगह उपयोग हो पाएगा। तो इसलिए आप देखिए कि किसी भी राज्य ने ये नहीं बोला है कि अभी तक कि हाँ, कांग्रेस भले ही विरोध कर रही है कि हमारी योजना थी, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, हम इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। कुछ एक्टिविस्ट भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन किसी राज्य सरकार ने क्या अभी तक अपोज किया इस नए फॉर्मूले को लेकर या 100 दिन को 125 दिन बढ़ाने को लेकर? कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं जी, उसमें भी मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनको वो काम करा सकते हैं। तो राज्य सरकार के लिए एक तरीके से बचत भी है। दूसरा आप देखिए जैसे अब कई सारी योजनाएं हैं। जैसे अब ममता जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो उनकी कर्मश्री योजना है उसका नाम वो महात्मा गांधी के नाम पर करेंगी। तो ऐसी बहुत सारी राज्यों की अपनी योजनाएं भी हैं, आप सही कह रहे हैं। तो उसमें मनरेगा के योजना के जो अब जी राम जी योजना के तहत भी लोग अपने कार्य करा सकेंगे, जो भी राज्य सरकार उसको चिन्हित करती हैं। तो इसको लेकर बवाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से मचाया गया है। जो उसके इंडिया गठबंधन के एलाइज हैं उसमें भी कुछ एक आध लोगों ने ये सब चीज़ें कही हैं, बाकी सबने ऐसा कहा हो ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य सरकार ने इसका विरोध नहीं किया है। ममता बनर्जी शुरू से करती रही है। कई वो 2022-23 में भी जब गिरिराज सिंह मंत्री हुआ करते थे तब भी वो कहती थी, और वार पलटवार का जो तीखा दौर हमने देखा था जी, तो वो उनका शुरू से ही एजेंडा रहा है इसको लेकर केंद्र को घेरने का। जी, तो हमको कुल मिलाकर ये देखना चाहिए कि इस योजना का जो मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक वर्ग है उसको रोजगार सुनिश्चित हो सके, ये उस योजना का भी मूल उद्देश्य था। ये इस योजना का भी मूल उद्देश्य, तो मूल उद्देश्य से कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसकी ब्रांडिंग नहीं हो गई है, उसके कुछ नियम कानून थोड़े से नए हो गए हैं। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बदलाव, आप जो भी योजना चलती है उसमें समय के साथ बदलाव कुछ करने जरूरी होते हैं, ताकि जो अनुभव मिले हैं सरकार के पास, जो फीडबैक है, जो उसमें कमियां पाई गई हैं, जो अनियमितताएं हैं वो कैसे दूर हों, इसको देखते हुए सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसको दूर करे। तो सरकार ने नई ब्रांडिंग के साथ उसको पेश किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये दिखाना होता है कि उसकी योजना, उसकी बनाई योजना का लाभ लोगों को हो रहा है। ठीक है कि कांग्रेस के ज़माने में योजना आई थी ये, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको कि एनडीए सरकार नई ब्रांडिंग के साथ अपनी योजना बना चुकी है। तो उसमें अब ये मनरेगा की जगह जी राम जी भी आ गया है। तो ये सब सरकारें करती रही हैं।
अब आगे कोई दूसरी सरकार बनेगी तो हो सकता है कि वो भी इसको फिर से बिल्कुल, नए बिल्कुल। रंग रूप में ले आए। तो ये सब पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मूल उद्देश्य लोगों का भला वो उसमें भी था, इसमें भी है। नहीं, एक चीज़ तो मनरेगा में मैंने देखा है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ सर। जी। वहाँ पे पेड़ लगाने के लिए जो श्रमिक होते हैं, या फिर बाकी जो सड़क के किनारे कुछ भी कोई काम हो रहा है, वहाँ पे श्रमिक होते हैं। कितना काम करते हैं। कई ऐसे संपन्न लोग हैं जी, जिनको रोजगार मिल जाता है जी, उसमें। जी, और कमीशन का ये धंधा होता है कि अगर 400 पर डे का अगर है, जी, तो 100 से 150 रुपये ठेकेदार के खाते में जाता है और बाकी जो श्रमिक के खाते में जाता है। जी, तो कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। और ये योजना जो है 2005 के हिसाब से था, जी, जब हमारी गरीबी शायद 24 या 25% के आसपास थी, ग्रामीण गरीबी। जी। अभी जो आंकड़े हैं वो 7 या 6% या 4% के आसपास है। जी, और दूसरा वही हम कह रहे हैं कि जो अनियमितताएँ थी उसमें, कि ये जो इस तरीके का जो फ्रॉड्स चलते थे वो कैसे दूर हों, कैसे खत्म हों। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब राज्य के खाते से भी थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा जाएगा तो वो भी राज्य भी निगरानी बढ़ाएगा। अभी केंद्र से पैसा आ रहा है, केंद्र की योजना है, तो जैसे चल रहा है चलने दो। अब वो कम से कम बात नहीं रह जाएगी। तो ज़रूर इसमें सुधार हुआ है, तो जी राम जी का स्वागत करना चाहिए बजाय उसका विरोध करने के। लेकिन ठीक है, स्वागत करना चाहिए जी राम जी का। जी, महात्मा गांधी का भी तो होना चाहिए था। जी। मतलब देखिए, जी राम जी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सबको मिक्स करके राम जी बनाना था, इसलिए ऐसा किया गया। जी। विपक्ष तो यही कह रहा है कि महात्मा गांधी का अपमान हुआ। जी। नहीं, देखिए, अब ये महात्मा गांधी का अपमान शायद ही कोई भारतीय कर सकता होगा। अगर वो सच्चा भारतीय है तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा क्योंकि शोर तो यही मचा रही जी, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, तो राष्ट्रपिता का अपमान कोई कर नहीं सकता। किसी में नैतिक साहस ऐसा है नहीं। और ये ठीक है कि पॉलिटिकली आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, और ऐसे कोई एक योजना का नाम अगर उसमें बापू का नाम हटा के कोई दूसरा नाम रखा गया है, तो इससे राष्ट्रपिता का महत्व कम नहीं हो जाता है। राष्ट्रपिता ने जो देश के लिए किया है उसका वो कुछ कम नहीं हो जाता है। और राष्ट्रपिता इस देश के कण-कण में हैं, तो ये एक योजना से नाम हटा देना, या नाम हटाया, पहले बात तो ये कि क्या हम इसको हटाया बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें दूसरा उसको उस योजना का नाम दूसरे नाम पर रखा गया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो महात्मा गांधी के नाम पर चल रही हैं, आने वाले समय में और शुरू होंगी। और इस सरकार ने जिस तरीके से महात्मा गांधी के आदर्शों को और उनकी इच्छाओं को आगे बढ़ाया है, उनको साकार किया है, क्या स्वच्छ भारत अभियान देख स्वच्छ लीजिए। भारत अभियान, और वो सबसे पहला अभियान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो पहला संकल्प था जो सिद्ध हुआ, जिसको कि जो कि देश में जन आंदोलन बना। तो ये जो सरकार है उस पर इस तरीके का आरोप लगाना, और ये दिखाता है कि ठीक है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कुछ भी आप बोल दो तो वो जनता स्वीकार कर लेगी, ऐसा होता नहीं है अब। ठीक है। संसद के जो कामकाज हुए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कामकाज जो इस बार हुआ वो हम कह सकते हैं कि पिछले जो कुछ सत्र जो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाते थे, इस बार भी ऐसा लग रहा था। क्योंकि आपने देखा था कि जब सत्र शुरू होने से एक दो दिन पहले ही, शायद एक दिन पहले ही, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ एक शिकायत हो गई थी। तो लग रहा था कि ये भी मामला इस बार कुछ ऐसा ही होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से अपने सत्र की शुरुआत में पहले दिन ही कह दिया था कि भाई यहाँ पर ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, तो लग रहा था कि ये सत्र भी ड्रामा में जाएगा। और 2 दिन हुआ भी ऐसा ही, ड्रामा ही देखने को मिला। नहीं चला। वो कहते हैं कि भाई आप SIR पे चर्चा करा लो, ये कहते हैं वंदे मातरम पे पहले चर्चा कराएंगे, वो कहते हैं भाई आप वो वायु प्रदूषण पर चर्चा, तमाम जो विपक्षी मुद्दे थे। हालांकि जो सर्वदलीय बैठक शुरू हुई थी उसमें सहमति बनी थी कि सब मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन 2-3 दिन लगभग सत्र बाधित रहा। लेकिन फिर अंततः कामकाज शुरू हुआ, और जिस तरीके से चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई, तमाम महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, और दोनों सदनों की जो कार्य उत्पादकता है, शांति बिल। जी, शांति बिल हुआ, चाहे वो जी राम जी था, या और जो बीमा में FDI का था, और भी कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक थे। जो 10 विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें से 8 पारित हुए हैं। अब आप देखिए कि जो ये सत्र था, दोनों सदनों की कार्य उत्पादकता 100% से ज़्यादा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है, और इसके लिए सभी सांसदों का साधुवाद कि उन्होंने सदन चलने में सहयोग किया।
और इस बार कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम नहीं देखने को मिला, अगर छुटपुट को छोड़ दें तो, कि जिसमें सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, जिसमें कोई ऐसी बहुत तीखी अमर्यादित बात बोल दी गई हो। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जरूर हिंदू आस्था का अपमान किया। हराम में भी राम है। जी जी। और मैं वही कह रहा हूँ कि कोई एक आध वाकयों को छोड़ दें तो कमोवेश जो दोनों सदन हैं वो शांतिपूर्ण चले हैं, और इसके लिए दोनों सदनों के सदस्यों को कहा जा सकता है कि उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि मुद्दे उठाए गए हैं। हालांकि वायु प्रदूषण, जो कि अब सिर्फ दिल्ली का नहीं, अब पूरे भारत का एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, वो गोल गोल घूम गया। जी जी, वो हवा में ही रह गया वो मुद्दा। उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए थी। शायद सरकार भी उस मुद्दे पर चर्चा से भागी है, क्योंकि जवाब उसके पास है नहीं। बिल्कुल। लेकिन सर, सबसे खूबसूरत तस्वीर जो आई आखिर में आई, क्योंकि वो चीज़ें मिस हो रही थी पिछले 1-2 सत्र से। जी। विपक्ष का कोई नेता नहीं जा रहा था। अगर विपक्ष के 1-2 नेता गए भी तो कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं रहता था। जी। लेकिन इस बार वो चीज़ें देखने को मिली ओम बिरला के कैबिन में। जी बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है वो इतना परिपक्व लोकतंत्र है कि उसमें इसी तरीके की तस्वीरें ही आनी चाहिए कि जब सर्वदलीय बैठक हो रही है या स्पीकर की तरफ से चाय पार्टी आयोजित हुई है सत्र के शुरू होने से पहले या सत्र के समापन के समय, तो इसमें सभी दलों की उपस्थिति और सभी नेताओं की जो गर्मजोशी से भरी या आत्मीयता से भरी जो तस्वीरें हैं वो देश को अच्छी लगती हैं। वो देखकर हर कोई उससे प्रभावित होता है कि हमारे जो नेता हैं, ठीक है कि विचारधारा के स्तर पर उनके में आपस में टकराव हो सकता है, राजनीतिक जो विचारधारा है उनकी या जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ वो उठाते रहें भले ही, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो एक होते हैं और एकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीर वाकई में सभी भारतीय ऐसी ही तस्वीर देखना चाहते हैं, और ऐसा ही हमारा लोकतंत्र की हम कल्पना भी करते हैं, और ऐसी ही कल्पना हमारे जो आज़ादी के नायक थे उन्होंने भी की थी। तो बहुत अच्छा था। और ये जो चीज़ें मिसिंग हो रही थी, अब आप देखिए कि जब अटल जी की सरकार थी तब ऐसे ही दृश्य होते थे। सोनिया गांधी ठीक है कि विरोध करती थी, लेकिन जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो वो विपक्ष को भी साथ लेकर चलते थे, और विपक्ष भी आपने देखा होगा कि वो ठहाके लगाते हुए बहुत सारी तस्वीरें उस समय के विपक्ष के नेताओं की अटल जी के साथ हुआ करती थी। तो हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है, इस सत्र में भी आई है प्रियंका गांधी। मतलब मुझे लगता है कि इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा रही है। बिल्कुल, चाहे वो अपने भाषण के जरिए हो, चाहे वो वंदे मातरम पे उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था, अच्छा बोला, चुनाव सुधार पर सवाल पूछा उन्होंने, जो उस तरीके का फिर व्यवहार उनके अच्छे रहे। अपने संसदीय क्षेत्र का जो मुद्दा था उन्होंने सदन में बोलते हुए कहा कि नितिन गडकरी को मुझे आपसे मिलने का समय चाहिए। फिर अपने संसदीय क्षेत्र की बात उन्होंने करी, साथ ही हिमाचल प्रदेश जहां पर उनकी माताजी का भी घर है, शायद उनका भी घर है वहीं पर, जी, तो उन्होंने वहां की भी बात कर ली, अपने घर की भी, अपने संसदीय क्षेत्र की भी बात कर ली। और फिर जिस तरह से आपने चाय पार्टी का जिक्र किया, वहां भी बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं सभी के साथ घुल मिलकर। तो ये अच्छा है, ऐसा ही हमारा संसदीय लोकतंत्र आगे बढ़ता रहे, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भले ही विचारधारा के स्तर पर हम एक दूसरे से टकराते रहे, लेकिन जब मिलते हैं तो हम एक परिवार की तरह होते हैं। बैनर्जी और नितिन गडकरी का वीडियो भी है। जी जी जी। तो ये अच्छी चीज है कि संवाद जो है ना, संवाद जो है वो सारे जितने भी टकराव होते हैं, जितने भी जो संशय होते हैं, उन सबको दूर कर देता है। तो संवाद होना बहुत जरूरी है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरी चीज है। नरेंद्र मोदी जी बंगाल भी पहुंचे, हालांकि हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया जी। उसके बाद असम भी पहुंचे जी। दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव है, शुरुआत में ही है जी। असम में बीजेपी ये मान के चल रही है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ फाइट नहीं है जी। हालांकि बीजेपी किसी भी चुनाव को एक तरीके से कह सकते हैं कि कम में नहीं आती है, वो मेहनत करती है। बंगाल क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बंगाल में आपने देखा कि ठीक है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो भाषण अपने कोलकाता एयरपोर्ट से जो दिया, फोन के माध्यम से दिया, उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं वो जनता के मन में उतर चुकी हैं। बिहार में जंगल राज कहते थे बीजेपी वाले, एनडीए वाले, और पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज की संज्ञा दी उन्होंने वहाँ के शासन को। तो और ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि जो गंगा है वो बिहार से बंगाल ही जाती है। तो अब जिस तरीके से जीत मिली है बिहार में, क्या एनडीए को, बीजेपी को वैसी ही जीत बंगाल में मिलती है? खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है, तमाम जो आरोप लगाए हैं तृणमूल शासन पर, और जिस तरीके से लोगों से सेवा का एक मौका मांगा है, बंगाल में विकास की चाहत जो उन्होंने जताई है, और बताया भी है कि
कि किस तरीके से कितने प्रोजेक्ट्स उनकी सरकार ने बंगाल को दिए हैं, क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं बंगाल में, इसका भी जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया है। तो भले ही उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया हो, लेकिन उनकी जो बात है वो बंगाल के लोगों के दिल में, मन में उतर गई है। और आने वाला जो चुनाव है वो पिछली बार जैसा हमने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस 200 पार कर गई थी, वैसा नहीं होगा। इस बार अच्छी कांटे की टक्कर होने वाली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बहुत कुछ सीखा है 2024 के लोकसभा चुनाव से, उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे बहुत कुछ सीखा है कि अति आत्मविश्वास में नहीं रहना है। जो दूसरी पार्टियों से नेता जो अचानक से आते हैं आपकी पार्टी में टिकट लेके फिर वो खेला कर देते हैं, उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इसलिए बहुत समय से, बहुत लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पर वहां पर डटे हुए हैं। बीजेपी ने अपने जो बिल्कुल जो संगठन के जो बिल्कुल एकदम सिद्धहस्त लोग हैं, को लेकर बीच में क्या-क्या चर्चाएं होती थी, जी सिद्धहस्त लोग हैं, उनको उतारा रखा है। तो इसलिए इस बार ममता बनर्जी क्यों एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं, क्यों वो दूसरे विषयों पर, अब वो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बोलने लग गई हैं। वो कह रही हैं मैं अपनी योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर कर दूंगी। क्यों वो वंदे मातरम की बात करने लगी? क्योंकि वो राष्ट्रवाद, उनको पता है कि बीजेपी के राष्ट्रवाद का मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगामी चुनाव में। तो इसलिए वो भी अपनी लाइन बदल रही हैं। और हुमायूं कबीर को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन शायद तृणमूल के दिल से नहीं निकाला गया। उनको बताया जाता है कि कुछ आप भीतर खाने में कुछ ना कुछ सहमति है ताकि तुम उधर ध्रुवीकरण कराओ। तो तमाम अगर आपके हाथ में कानून व्यवस्था है, आपकी इजाजत के बगैर कोई कैसे ऐसे ढांचे को खड़ा कर सकता है जिसको लेकर देश में सांप्रदायिक एक माहौल बन सकता है। वहां ईंटें पहुंच रही हैं, वहां पर वो जो यूपीआई का वो लग रहा है, क्यूआर कोड लग रहा है, कहां से वहां फंड आ रहे हैं। आपकी सरकार है, आपके बिना इजाजत के कोई तो गड्ढा भी नहीं खोद सकता है। जी, और आपने देखा कि एक वहाँ पर एक हिंदुओं का कार्यक्रम हुआ, कुछ गीता महोत्सव हुआ कोलकाता में, तो वहाँ पर बाहर कोई एक शायद मांस कुछ उत्पाद या ऐसे कुछ जो बेच रहा था, उसकी वेंडर की किसी ने, लोगों ने पिटाई कर दी, तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई करवाई गई। तो ये दिखाता है कि ये एक तरफा जो राजनीति की जा रही है उसका जो परिणाम है ना, वो एक बड़े ध्रुवीकरण के रूप में हो सकता है। तो अब जो आगामी बंगाल चुनाव है ना, वो पिछले चुनाव जैसा सामान्य रहने वाला नहीं है। बांग्लादेश का मुद्दा भी कुछ बांग्लादेश का मुद्दा है। और दूसरी बात यह है कि एसआईआर से फर्जी वोटरों की छटाई हो चुकी है, जो कि तृणमूल कांग्रेस की बड़ी ताकत थे। उनके जो कह सकते हैं उनके जो कोर वोट बैंक था ना, उसकी छटाई हो चुकी। तो तृणमूल कांग्रेस को अब अपने काम पर लोगों का विश्वास जीतना होगा, जितना समय उनके पास बचा हुआ है। अच्छा, एक मैं विश्लेषण सुन रहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी चर्चा देश में इसलिए भी ज़्यादा करवाई जा रही है, या फिर कि एक बंगाल को मैसेज दिया जा सके कि देखो वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, तुम समझ सकते हो आगे क्या हो सकता है। जी नहीं, देखिए ये सिर्फ बंगाल के हिंदुओं के लिए नहीं, ये देश भर के हिंदुओं के लिए मैसेज है कि आप सावधान रहें। सावधान रहें का मतलब ये होता है कि आपको अपनी सिर्फ घर की सुरक्षा नहीं करनी, आपको अपने मोहल्ले की सुरक्षा भी करनी है। आपके मोहल्ले में कौन बाहर से आ रहा है, और अगर वो बाहर से आया है तो क्या उसने आते के साथ ही फिर से अपने कुछ 10-12 लोगों को बसा लिया है क्या, और वो 10-12 लोगों ने मिलके कुछ क्या वहाँ पे कोई ढांचा खड़ा कर दिया है क्या, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज आपके मोहल्ले में मुश्किल बन सकती हैं, कल को उस इलाके की कानून व्यवस्था के लिए मुश्किल बन सकती हैं वो कल को। और आप देखिए कि जो अपराध जो होते हैं, आप अधिकांश जगह देखेंगे जहाँ पर बाहर से आए हुए लोग हैं, यही लोग ज़्यादा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। तो हर हिंदू को सतर्क रहना है। और जिस तरीके से आपने देखा बांग्लादेश में एक हिंदू की नृशंस हत्या की गई, उसके शव को लटका कर आग लगा दिया गया, तो ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से। बिल्कुल। तो ये थी सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।